हाय बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स सब पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं मोशन के लॉज। देखिए, एक साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने मोशन के 3 लॉज हमें दिए हैं। वो क्या कहते हैं, वो उनका लॉज देने का क्या रीजन था, क्यों दिया उन्होंने, ये 3 लॉज क्यों दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं कि इससे हमें फोर्स के बारे में और जिस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी जो मोशन की स्टेट है उसके बीच की रिलेशनशिप का पता चलता है। यानी कि कोई भी बॉडी है, अगर हम उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी पर उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे उसकी मोशन की स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मोशन में आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, उस सारी रिलेशनशिप के बारे में हमें इन लॉज से पता लगता है। तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट लॉ, यानी कि हम तीनों लॉज को अलग अलग लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहते हैं न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in uniform motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। क्या मतलब, अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक, जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। यानी कि अगर वो रेस्ट में है और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। जैसे एक बॉक्स रखा है, आपका कोई भी सामान रखा हुआ है, देखिए आप बच्चों, क्या वो अपने आप से मूव करता है? नहीं। जब तक आप फोर्स नहीं लगाते, उसको पुल नहीं करते, पुश नहीं करते, कोई फोर्स नहीं लगाते, जो भी ऑब्जेक्ट जहां रखा है वो वहीं पर रखा रहता है। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे एक बॉल ही है, अगर वो मूव कर रही है, जब तक उस पे बाहर से फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगी तब तक वो मूव करती रहेगी। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी या फिर हम उस पे कोई फोर्स लगाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जो मैंने आपको भी समझाया वही हमारा एग्जांपल है। पहला, इफ अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड on the table and is in the state of rest, it will not change its position by itself until we do not lift it by the force of our hands। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है टेबल पर, वो तब तक नहीं मूव करेगा, उसकी पोजीशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम अपने हाथों से उसको लिफ्ट नहीं करेंगे। जब हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं अपने हैंड से और इस वजह से वो मूव कर रहा है या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ऐसे आगे हम और भी एग्जांपल लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, दैट इज इनर्शिया। यानी कि ये इनर्शिया है क्या। Inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion। हर बॉडी के अंदर इनर्शिया है, हर बॉडी के अंदर अपना एक इनर्शिया है। वो क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, चाहे उसकी स्टेट रेस्ट की हो या फिर मोशन की हो। यानी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है तो वो क्या चाहती है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में ही रहे, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे। उसको वो रेजिस्ट करती है, अपने अंदर एक चेंज लाने के लिए रोकती है। तो वो जो रोक रही है अपने अंदर चेंज लाने के लिए, वो प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया। हर बॉडी के अंदर इनर्शिया होगा, चाहे वो स्मॉल बॉडी हो, बिग हो, लाइट हो, हैवी हो, कुछ भी हो, इनर्शिया होगा सभी के अंदर। तब हम देखते हैं कि हमें बॉडी को मूव करने के लिए, या हम कह सकते हैं उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर किसी बॉडी के अंदर ज्यादा इनर्शिया है, इट मीन्स मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंज इन द स्टेट। अगर किसी बॉडी में ज्यादा इनर्शिया, इसका मतलब समझ सकते हैं कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे एक हैवी बॉक्स है और एक लाइट बॉक्स है, किस बॉक्स को हमें मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा, हैवी बॉक्स को। तो इट मीन्स हैवी बॉक्स का इनर्शिया लाइट बॉक्स से ज्यादा है। मोर मास मोर इनर्शिया, यस, ज्यादा मास जिस बॉडी का है उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है। अगर हैवी बॉक्स है तो इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा इनर्शिया है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है उनके अंदर ज्यादा इनर्शिया होगा। इट मीन्स उनको मूव कराने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी।
मतलब उनकी स्टेट को चेंज करने के लिए। हम केवल यही नहीं कह सकते कि मूव कराने के लिए, अगर वो मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप कराने के लिए भी हम कह सकते हैं। मीन्स वो जिस स्टेट में है उस स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज इट हैज मोर इनर्शिया। अब देखिए, जैसे एक स्टोन है हमारे पास और एक फुटबॉल है, तो किसमें ज्यादा इनर्शिया होगा? यस, स्टोन में ज्यादा इनर्शिया होगा, बिकॉज इट इज हैवी देन ए बॉल। फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल हम ले सकते हैं, तो हम देखते हैं कि उनसे ज्यादा इनर्शिया आपके स्टोन के अंदर होगा, बिकॉज इट इज हैवी। तो हमने क्या देखा कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के मास पर डिपेंड करता है इनर्शिया। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा, उसका इनर्शिया उतना ही कम। तो हम क्या कह सकते हैं? टू ओवरकम द इनर्शिया, टू मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट, वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। किसी बॉडी को अगर हमें रेस्ट से मूव कराना है, यानी कि उसकी इनर्शिया से उसको बाहर निकाल के लाना है, जितनी उसकी इनर्शिया है उससे हमें उसे बाहर निकाल के लाना है, तो उसके लिए हमें बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी। आई थिंक बच्चों इनर्शिया आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा ही टॉपिक है इनर्शिया का, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक स्टोन है, एक फुटबॉल है, बताइए किसका ज्यादा इनर्शिया होगा या किसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी होगी। तो हम इनर्शिया का टॉपिक अगर हमारे माइंड में क्लियर होगा तो हम उन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। देखिए, अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए, इनर्शिया का टॉपिक हम अच्छे से समझ ही चुके हैं, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में मतलब कुछ चीजें देखते हैं जो होती हैं, बट वो क्यों होती हैं हमें ये नहीं पता है। होती है, हम समझ रहे हैं ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम साइंस की व्यू से देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम कुछ देखते हैं, जैसे क्या होता है कि एक कारपेट है, अगर सपोज करो वो गंदा है, डस्ट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, और उसको हमें डस्ट को निकालना है, तो हम उस कारपेट को एक स्टिक से बहुत जोर जोर से पीटते हैं, बीट करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स बाहर आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे आप। ये 1 या 2 मार्क्स में आते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे हमने एक हैंगिंग कारपेट को स्टिक से बीट किया, तो क्या होगा? उसके डस्ट पार्टिकल्स निकलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो किस पोजीशन में थे? रेस्ट पोजीशन में, और इनर्शिया की वजह से वो चाहते थे कि हम रेस्ट में ही रहें। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कारपेट को बीट करते हैं, उसको पीटते हैं कारपेट को स्टिक से तेज तेज, तो कारपेट तो मूव करता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करेगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में ही रहेंगे, उसी पोजीशन पे रहेंगे जहां पर वो थे, जिस वजह से वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि वो नीचे गिर जाएंगे। कारपेट तो मूव करता रहेगा बट वो वहीं रहेंगे, तो वो नीचे गिर जाएंगे। अगर इसका आंसर आ जाता है लिखने के लिए, तो आप ये 4-5 लाइन में आंसर लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। कि आप क्या लिखेंगे? ऑन बीटिंग अ हैंगिंग कारपेट विद स्टिक, द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट ड्यू टू द inertia of dust particles to remain at rest. On beating the carpet moves to and fro lightly, but the dust particles remain at rest and separates out. आई थिंक ये अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर ये 4-5 लाइन में लिख देंगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह के कुछ और ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हम अपने डेली लाइफ में। देखिए, एक और ऑब्जर्वेशन, जब एक ट्री को शेक किया जाता है, हिलाया जाता है, एक पेड़ है उसको बहुत जोर से हिलाया जाता है, तो क्या होता है? फ्रूट्स और लीव्स जो है वो टूट कर नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब ट्री को हिलाया जाता है तो वो क्या करता है? लाइटली, धीरे धीरे वो आगे पीछे मूव करता है, टू एंड फ्रो लाइटली मूव करता है, लेकिन फ्रूट्स और लीव्स क्या है? वो चाहते हैं कि हम उसी पोजीशन में रहें, अपने रेस्ट की पोजीशन में ही रहें इनर्शिया की वजह से, इसलिए वो पेड़ से डिटैच हो जाते हैं, टूट जाते हैं और नीचे ग्राउंड पर गिर जाते हैं। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? When a tree is shaken, it moves to and fro lightly, but its fruits and leaves tend to remain at rest. Due to inertia, hence they detach and fall from the tree. I think you have understood this very clearly. अब और कुछ देखते हैं हम, और ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। देखिए, जब एक कार या बस एक कॉर्नर से शार्प टर्न लेती है, ठीक है,
तो क्या होता है, अगर हम कार में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, तो जैसे ही वो टर्न लेती है कार बस, तो हम थोड़ा सा साइड में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी क्या टेंडेंसी थी उस वक्त? हमारी टेंडेंसी थी कि हम स्ट्रेट लाइन में चलते रहें, जैसे कार और बस चल रही है ना स्ट्रेट, हमारी ये टेंडेंसी थी उस वक्त कि हम भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चलते रहें। लेकिन अचानक से क्या होता है, जब टर्न लेती है कार और बस, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन हम चाह रहे हैं स्ट्रेट लाइन में ही चलना ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उससे क्या होता है कि हम थोड़ा सा एक साइड गिर जाते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं, व्हेन ए कार और बस टर्न्स अ कॉर्नर शार्पली, we tend to fall sideways because of our inertia or tendency to continue moving in a straight line. आप लिख सकते हैं इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपके क्वेश्चन आपको लिखना चाहें तो आप ये लिख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। देखिए हम और ऑब्जर्वेशंस देख के चलते हैं। अगर क्या है, अगर हम सपोज करो एक बस मूव कर रही है, काफी हाई स्पीड से मूव कर रही है और हमें उससे नीचे उतरना है, तो क्या होता है, हमें बस को स्टॉप कराना होता है, तभी तो हम नीचे उतरते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि बस से जंप कर जाते हैं, यानी कि वो चलती हुई बस में से ही नीचे जंप कर जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा चोट लगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता होगा? बिकॉज जब बस चल रही है हाई स्पीड में, तो उस वक्त क्या है, उस वक्त ये है कि हम भी उसके साथ साथ हाई स्पीड में चल रहे हैं। मीन्स हम भी उसी लाइन में, उसी स्ट्रेट लाइन में, जैसे बस चल रही है हम भी उसी तरीके से चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम या कोई इंसान जो भी कूद रहा है बस से, वो नीचे गिरता है जाके, तो उसका क्या होता है, एकदम से उसकी स्पीड 0 हो जाती है। यानी कि जब हम चल रहे थे बस के साथ, तो हमारी क्या टेंडेंसी थी कि हम मोशन में ही रहें, लेकिन जैसे ही वो इंसान जो है, मनुष्य, मैन जो भी है, जंप करता है, जमीन पे गिरता है, तो जो ग्राउंड है वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है, और ड्यू टू इनिशिया ऑफ मोशन एकदम से 0 स्पीड हो जाती है, 0 पे आ जाते हैं। तो वो ग्राउंड जो है बहुत ज्यादा हर्ट करती है उस इंसान को जो भी चलती हुई बस से कूद जाए। तो इसलिए इट इज वेरी डेंजरस। It is dangerous to jump out of a moving bus because of the inertia of jumping. Man would tend to remain in motion even on falling on the ground and get hurt due to the resistance offered by ground. ग्राउंड ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया उस वजह से बहुत ज्यादा चोट लगती है। देखिए अब हम एक दो और देख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ में होता है, हम सबके साथ होता है ऐसा, बट क्यों होता है उसको हम साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। एक बस है या कार है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम बैठे थे, एकदम से वो स्टार्ट होती है, अचानक से स्टार्ट हो गई। तो क्या होता है कि जो भी पैसेंजर्स हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द इनर्शिया द पैसेंजर्स टेंड टू रिमेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन द कार और बस स्टार्ट सडनली। जब हम बैठे हैं, एक स्टॉप बस है, रुकी हुई बस है, स्टेशनरी बस है, कार है, उसमें हम बैठे हैं, तो हमारा क्या इनर्शिया है, हमारा इनर्शिया है टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। हम रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, बट वो स्टार्ट हो जाती है अचानक से, और हम रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं, उसी पोजीशन में रहना चाह रहे हैं, जिस वजह से हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो एक और ऑब्जर्वेशन अभी हम देखते हैं और उसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे। यस, चलिए देख। अब इसी ऑब्जर्वेशन का अपोजिट, अगर एक मूविंग बस और कार में हम बैठे हैं और एकदम से वो रुक जाए, तो क्या होगा? पैसेंजर्स जो होंगे, वो हम पैसेंजर जो भी हैं, वो आगे की तरफ गिरेंगे। क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। हमारी इनर्शिया क्या है उस वक्त, पैसेंजर्स की इनर्शिया क्या है कि वो मोशन में ही रहें, जब मूव कर रहे हैं तो मूव ही करते रहें। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है एकदम से, तो स्टॉप हो जाती है कार और बस हमारी, तो इस वजह से हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। द पैसेंजर्स टेंड टू रिमेन देयर स्टेट ऑफ मोशन इवन व्हेन द कार और बस स्टॉप सडनली, मींस कम एट रेस्ट। तो हमने क्या क्या देखा इस ऑब्जर्वेशंस के अंदर? इनर्शिया की जो ऑब्जर्वेशंस थे हमारी डेली लाइफ में होते हैं, कारपेट को हम मूव करें डस्ट निकालने के लिए, या फिर हम ट्री को शेक करें फ्रूट्स के लिए, या फिर एक हम मूविंग बस और कार को स्टॉप होती है, या फिर स्टॉप मूविंग बस और कार है वो चलती है, मूव करती है। तो उन सब में क्या होता है, हमें इनर्शिया की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स नजर आते हैं, यानी कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, और वो सारी सिचुएशन की किसकी वजह से हो रही है? इनर्शिया।
तो हमने क्या देखा कि हर बॉडी के अंदर इनर्शिया है। अगर वो मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इस तरीके से हर बॉडी के अंदर इनर्शिया है और वो डिपेंड करता है उसके मास पर। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर ये टॉपिक आ गया था हमारा, इसलिए मैंने इसके साथ ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर ही हमारे और भी टॉपिक आने वाले हैं, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।